आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज यूजीसी नेट का जो पेपर है दिसंबर का द्वितीय पाली प्रश्न पत्र है, इसका विश्लेषण सहित हम व्याख्या करने वाले हैं। ये दिसंबर 26/12/2021 का पेपर है, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम पेपर की तरफ आ गए हैं और पेपर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पेपर को। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे सारे पेपर आपको हमारे मिलते रहें। सूची 1 के समय सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए। तो राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त का यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड डी का 2 जा रहा है। क्या जा रहा है? डी का 2 जा रहा है यहाँ पर। तो डी का 2 ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है? तो डी का 2 आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके राजशेखर का काव्य मीमांसा है, भट्टनायक का हृदय दर्पण है, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण और अभिनव गुप्त का अभिनव भारती। तो आपका तो देख लीजिए, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 1, डी का 2 हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखना है नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। क्या कथन सही है? नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। बृहत्त्रयी मतलब त्रयी के रूप में, 3 बृहत, तो 3 जो त्रयी है, तो प्रसाद आ जाते, पंत आ जाते और निराला, ये तीनों को ही त्रयी कवि कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन आपका सही है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगलपरक आलोचना दृष्टि से समर्थन किया, तो ये गलत हो जाएगा। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे, ये ऑप्शन सही है। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अभी प्रभावित थे, ये गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए। अंधेर नगरी, अंधायुग, ध्रुव स्वामिनी और आगरा बाजार, लोकनाट्य शैली, समस्या मूलक प्रहसन और गीति नाट्य। तो यहाँ पर अंधेर नगरी जो होगा वो आपका प्रहसन हो जाएगा। अंधेर नगरी क्या हो जाएगा? प्रहसन है। ये ए का 3 हो जाएगा। अंधायुग आपका और ध्रुव स्वामिनी आगरा बाजार, और आगरा बाजार लोकनाट्य शैली हो गया। क्या हो गया? लोकनाट्य शैली है। आगरा डी का 1, ए का प्रेशर। अंधायुग आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? अब हमारे पास गीति नाट्य और ध्रुव स्वामिनी, तो अंधायुग जो है आपका यहाँ पर वो हम बता रहे हैं यहाँ पर जैसे अंधेर नगरी प्रहसन, अंधायुग गीति का नाट्य, ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है और आगरा बाजार लोक नाट्य शैली है। तो इसका आंसर आपको पता है, बी ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। 3, 4, 2, 1 ये ऑप्शन चले जाएंगे। नाखून। अब प्रश्न 4 पर आ जाइए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और आलोक पर्वत। ये कल्पलता में है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध में संग्रहित है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध है अशोक के फूल, सॉरी बच्चों, यस। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं कि हम क्वेश्चन पे थे नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध कल्पलता में है। किस में है? कल्पलता में है। और इनके निबंध हमने बताए। अन्य निबंध कौन कौन से? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता का उपज कहा है। प्रश्न 5 देख सकते हैं यहाँ पर। बादल को गिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऑप्शन है। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, नहीं था, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है,
कल्पना, यस ये सही, कल्पना प्रसूत नहीं है। और ये ऑप्शन है, इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, गलत है, ये ऑप्शन नहीं है। इसमें किन्नर किन्नरों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्रण है, ठीक है, 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जाएगा। यहाँ बताया कि बादल को घुरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य विकल्प 2 और 4 हैं। नागार्जुन को बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, कि नागार्जुन का जो बादल है कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें किन्नर किन्नरों के स्वच्छंद जीवन की अनुभूत्यात्मक चित्र है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा गया, तो याद कर रखना चाहिए कि नागार्जुन को क्या कहा है, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। किसकी नुक्कड़ कविताओं की संज्ञा दी है? बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। बाबा नागार्जुन को हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नगनगार शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 12 कविताएं संकलित है। इस कृति पर सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो क्वेश्चन आ सकता है इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ था, और मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा करते थे, ये भी पूछ सकते हैं। ये सारे और नुक्कड़ कविता की संज्ञा, यानी नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता की संज्ञा डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है, और इन्हें शलाका प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। प्रश्न 6 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश, तो याद रखिए भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण है। इसका समय 11वीं शती और जन्म स्थान मालवा है। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। इसे नाट्यवेद विवृति भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक महिमभट्ट राजा जनक की पुस्तक है। इसका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध। अन्य स्थान कश्मीर है। काव्य कौतुक भट्टौद का ग्रंथ है, जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं को मार्मिक चित्त खींचे हैं। घनानंद में सिर्फ कवित सवैयों की रचना की है। घनानंद में के यहाँ प्रेम के विषय में संसार की प्राणी भी हो सकता और परमेश्वर भी। और घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। तो यहाँ पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। 8वां प्रश्न है, सूची के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है? शक्टार, महाराष्ट्री धातु चयन, गोवर्धन दास आपको पता होना चाहिए अंधेर नगरी का है। और शक्टार जो यहाँ पर चंद्रगुप्त का आ जाता है। तो अब डी का सबसे पहले 1 देखिए, गोवर्धन दास अंधेर नगरी। तो डी का 1 कहाँ पर आ रहा है? तो ऑप्शन में डी का 1 यहाँ पर ही दिख रहा है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है वो ठीक हो रहा है आपका। तो एक बार मैं इसके सारे बता रहे हैं। ये शक्टार चंद्रगुप्त का है, जो जयशंकर प्रसाद लेखक है। महाराष्ट्री भारत तो दूरदर्शा का है, भारतेंदु है। धातुसेन स्कंदगुप्त का है, जयशंकर प्रसाद है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी भारत दूरदर्शा के हैं, भारतेंदु के हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो राजश्री आ जाएगा सबसे पहले। क्या आएगा? राजश्री। तो 3 ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है। तो डी ऑप्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामनी सबसे एंड में आएगा, 1933 में है। तो यहाँ पर नाटक बताए गए हैं। इनके अन्य नाटक कौन कौन से? सज्जन, कल्याणी, परिलय, करुणालय, प्रायश्चित, विशाख, जन्मे का नायक, कामना, एक घूंट और चंद्रगुप्त। ये सारे 1931 तक यहाँ बताया गया। 1936 का नाटक जो है इनका ध्रुव स्वामिनी है, आप देख सकते हैं। 1933 का जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी है 31 के बाद, तो इसलिए एंड में रखा गया।
अब नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन असर्शन है के रूप में है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। फ्राइड मानते कि कभी मनोरोगी होता है, सही बात है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है, तो ए सही और आर उसकी ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है यहाँ पर, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं है। भाव परक यहाँ पर संस्कृत निष्ठक युग आ जाएगा और युग विशेष का आभास देने वाली है। तो 2 और 3 कहाँ पर आ रहे हैं? 2 और 3 ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन इनका सही होगा। अब शिव शंभू के चर्चे किसको संबोधित है? लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। और बाल मुकुट गुम ने 1904-5 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू के चर्चे शीर्षक से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इस निबंध को लिखा है। लॉर्ड कर्जन को बाल भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं, तो सुचरित, तो 2 ऑप्शन कहाँ आ रहा है? तो 2 ऑप्शन 2 जगह आ रहा है, ए और बी में, तो सुचरित और राजकुमार चंद्र दीक्षित। तो 1 और 2 कहाँ आ रहा है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। चंद्रशील सुचरित है। बाल भट्ट की आत्मकथा के जो अन्य हैं हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जिसके अन्य पात्र हैं बाल भट्ट, निपुणिका, प्रेम का उदारीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। किमलेश्वर कहानी का संग्रह है, तो यहाँ पर राजा निर्बसिया हमने पढ़ाई कहानी है, हमने जो हमारी यूनिट 7 जो उसमें राजा निर्बसिया कहानी हमने पढ़ी है, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। और इनकी एक कहानी कस्बे का आदमी है, तो 3रा और 4था ऑप्शन यहाँ पर इनका नहीं, 2रा और 3रा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर का 2रा और 3रा होना चाहिए, नहीं 2रा और 4था, बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा इनका। कस्बे का आदमी 4था ऑप्शन है ना, और दूसरा ठसक नहीं होगी यहाँ पर, न ठसक और बिरादरी बाहर नहीं, राजा निर्बसिया और कस्बे का आदमी है इनका। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक, ये सारी कहानी है। आज़ादी मुबारक 2002 में आई है। परिंदे कहानी के पात्र हैं रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, तो रिचर्ड भी आ जाएंगे, डॉक्टर मुखर्जी हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट। तो 1, 2, 4, तो यहाँ पर देख लेते हैं 1, 2, 4 किस में आ रहा है? तो यहाँ पर 2 और 4 है, 1, 2, 4 लिखा हुआ था, 1 और 2 एक मिनट देखें, मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, रिचर्ड नहीं आएंगे, 2 और 4 आएगा यहाँ पर ऑप्शन। ह्यूबर्ट भी है और मुखर्जी भी है। 2 और 4 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार, हाँ सी ऑप्शन। परिंदे कहानी में पार्ट डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट है। परिंदे कहानी संग्रह कहानीकार निर्मल वर्मा द्वारा लिखा है। नामवर सिंह परिंदे कहानी हिंदी की प्रथम कहानी बात है। रिचर्ड भीमसानी के उपन्यास तमस का पात्र है, जो रिचर्ड है भीमसानी उपन्यास तमस का पात्र है। रामधनुष मिश्र पूछी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। अब प्रश्न 16 में देख लीजिए, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है जो कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ? मेहता और मालती, और गोविंदी, मिर्ज़ा खुर्शीद और मेहता राय अमरपाल सिंह। तो ये हुआ मेहता और मालती के बीच में हुआ है। और इनके अन्य पात्र कौन कौन से हैं? देख, होरी, धनिया, गोबर, जुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि है। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण कर्ज की समस्या का वृहद अंकन है। 17वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? नत्थू भी है, हयात बख्श है, रिचर्ड है, रत तो नहीं है। और अन्य पात्र हैं वानप्रस्थ, लिजा, जनरल सिंह, हरनाम, वंतो, लक्ष्मी नारायण, नूरी,
इलाही मोहन है और रत्तो नहीं है यहाँ पर। और रत्तो जो है तमस उपन्यास का पात्र है। रत्तो किसका है? तमस उपन्यास का पात्र है। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल के आख्यायित किया है। राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामसिक संस्कृति के कवि के रूप में। तो यहाँ पर आया है, यहाँ नवोत्थान कवि के रूप में दिनकर को कहा जाता है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 में 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी ने भारत की सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन सन 1946 में साहित्य अकादमी द्वारा हुआ है। 19वां प्रश्न देख लीजिए। जनकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। लुईपा, शैम्बू, हेमचंद्र और पुष्पदंत। तो यहाँ पर आएगा शैम्बू सबसे पहले आएंगे, फिर लुईपा आएंगे, फिर उसके बाद पुष्पदंत और फिर हेमचंद्र आ जाएंगे। तो लुईपा, पुष्पदंत, हेमचंद्र। लुईपा का समय कहीं कहीं 743 ईस्वी भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्वयंभू को ही माना जा रहा है। निम्नलिखित में चतुर्दास के संबंध में सही है। कुमनदास के पुत्र थे, इनकी भाषा तत्व वेदांत। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। हिज्जू का मंगल इनकी काव्य कृति है। तो 1 और 4 इनका ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमनदास के पुत्र हैं, ये तो सही है, तो 1 आ ही रहा है। और 4 हिज्जू के मंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्दास का समय 1530 से 1585 है। इनके गुरु गोसाई विठल नाथ थे। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अष्टधाप के कवि थे। अष्टधाप के कवियों में कुमनदास सबसे बड़े तथा नंददास सबसे छोटे थे। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ओष्ठे बोली देखना है, दंते, कंठे और तालव्य देखना है। तो च सबसे कंठे देखो, कंठे का, ख, ग, फिर कंठे, फिर तालव्य आएगी, तालव्य चा आ जाएगी, दंते, कंठे, तालव्य, फिर दंते आपकी ता आ जाएगी, ओष्टे पा आ जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन बनता है यहाँ बी ऑप्शन बनता है। ओष्टे पा, दंते ता, कंठे गा और तालव्य का, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है आपका। 22वां है। निम्नलिखित में ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एसेंट एंड द मॉडर्न। तो ये इसका जो सही ऑप्शन आपको मिलता है, सही अनुक्रम है। रिपब्लिक जो है प्लेटो का है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म I.A. रिचर्ड का 1929 में है। एसेज एंड मॉडर्न थॉमस स्टैनली इलियट का है। माइंड एंड द वर्ल्ड लियोनेल ट्रेनिंग का है। इसका ऑप्शन ए हो जाता है जाके। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई है केवल कवित्व रचयिता, गलत हो जाए। हिंदी के प्रथम महाकवि है। सेकंड केवल दूहा और तोमर के रचयिता, गलत। व्याकरण में पारंपरागत है। तो यहाँ पर 2 और 4 ऑप्शन इनका सही जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत थे। छप्पय इनकी निजी छंद था। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा का इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र जलहड़ ने पूर्ण किया। अब 24वां। म्याहारी गिरिधर गोपाल, दूसरा लाकोए, ददमैत गिरत कार लिया, डार दया छुआ। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त छुया का अर्थ है मट्ठा। क्या होगा? म्यारा।
पंक्ति में प्रयुक्त छुआ का अर्थ मट्ठा, उपयुक्त पंक्ति में भक्तिकाल संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि शाखा से कवित्री मीराबाई की है। इनकी अन्य प्रमुख रचना है राजगोविंद, रागसोठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीर, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जागे सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इसके बाद 25वां क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित है। तो वॉलतेयर हैं। कौन है? वॉलतेयर हैं। वॉलतेयर का मूल नाम फ्रांसिस मेरी एरोयेथ है। ये वॉलतेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर सन 1694 को हुआ। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग्य, कथा और काव्य शास्त्रीय रचनाएं लिखी और बदी बधाई परंपराओं का विरोध किया। चंपादीप किस कहानी में आया? तो चंपादीप आकाश कहानी में आया है। सी ऑप्शन आ जाएगा। और प्रसाद की अन्य कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, दुलाई वाली, बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष, गैंग्रीन कहानी अज्ञे की तथा पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही। 27वां प्रश्न देखिए, मैत्रेय पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रजछेद के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो चाक उपन्यास में हुआ है। मैत्रेय पुष्पा ने ब्रजछेद के जीवन यथार्थ का चित्रण किया। मैत्रेय पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं झूला नहट, आलमा कबूतरी, इदत्र मम, कहे ईसुरी फाग, गुनाह बेगुनाह, विनज, त्रिहाईहट, बेतभी बहती रही स्मृति वर्ष। 28वें का देख लिया, निम्नलिखित में कौन कॉलरिज के ग्रंथ नहीं है? तो कॉलरिज का यहाँ पर 4 द टेबल टॉक, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, एलिजाबेथन एसेज। तो एलिजाबेथन एसेज तथा द टेबल टॉक ग्रंथ कॉलेज के नहीं हैं, बल्कि एलिजाबेथन एसेज ग्रंथ टी.एस. इलियट का और द टेबल टॉक विलियम हेजलिट का ग्रंथ है। कॉलेज द्वारा रचित ग्रंथ लेटेस्ट लेक्चर ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कंफेशन ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट, द फ्रेड एड्स टू रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। यहाँ पर असाध्य वीणा अज्ञे की किस कविता संग्रह में है? आंगन के पार द्वार में है। कौन से में? असाध्य वीणा अज्ञे के किस कविता संग्रह में? आंगन के पार द्वार में है। अज्ञे की अन्य कविताएं बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, अरी ओ करुणा, प्रभामय आदि ये हैं। असाध्य वीणा अज्ञे की किस में हो जाएगी? आंगन के पार द्वार में हो जाएगी। 30वां क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, अखियाँ हरि दर्शन को भोगी, बारक व मुख फेरी दिखावे, दुई पीवत पतूखी। उक्त पदी में पतूखी का अर्थ है पत्ते का दोना, जो सूरदास जी के पद से लिया गया। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी है। 31वां क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे एक तो अभिकथन है असर्शन के रूप में, दूसरा उसके कारण के रूप में। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो इसका है सी ऑप्शन हो जाएगा। सत्य है लेकिन आर असत्य है, क्योंकि मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य का परिकल्पना असत्य। अतः अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण असत्य है। कारण आर असत्य माना गया, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है आर में कि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। श्रम के बगैर भी श्रम से ही साहित्य परिकल्पना संभव हो सकती है, असंभव नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आपका 32 क्वेश्चन, कुछ पत्ते कुछ मतलब सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, आत्मा की आंखें, चुका भी हूँ
चुका भी हूँ नहीं मैं कुकुरमुत्ता। तो कुकुरमुत्ता आपको पता ही है किसकी है, निराला की है। तो डी का 2 किस में मिल रहा है, तो डी का 2 आपको एक ही में मिल रहा है, ए ऑप्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रघुबीर साहे की हैं, आत्मा की आके रामधारी सिंह दिनकर की, चुका हुआ नहीं मैं शमशेर बहादुर सिंह की, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। 33वां ऑप्शन देखिए, कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खिंचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है, तो इसमें आत्मसमर्पण की मानसिकता को व्यक्त किया गया है। ये दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीरदास द्वारा रचित है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर जो है एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ होता है। 34 देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी अंधेरे के। तो यहाँ पर 2 4 3 1 होगा। 2 क्या हो जाएगा, मित्रों मरजानी, फिर सूरजमुखी अंधेरे में, फिर ए लड़की और सबसे एंड में समय सरगम आ जाएगा। इनके प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा है के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। 35 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीचे एक असर्शन, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण रीजन के रूप में। अब देखिए, कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, सही बात है, क्योंकि कल्पना काव्य का साध्य है, गलत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। 36 प्रश्न पे आ जाते हैं। 36 में महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापना है। महादेवी वर्मा के गीतों में मूलाधार मिलन सुख है। छायावाद कवियों में महादेवी वर्मा रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं, सही बात है। महादेवी वर्मा के गीतों में अनूठी व्यंजना, सही बात है। तो 2 और 3 ऑप्शन कहाँ पर आ रहे हैं, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। इनकी कविता में अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर मिलती हैं। वेदना से इन्होंने अपने स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया, उसी के साथ वे रहना चाहते। इनके गीतों में अनूठी व्यंजना है। अतः महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य राम शुक्ल के अनुसार कथन 2 और 3 दोनों सही हैं। 37 लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है, तो ये सिंपल सा आपको जल्दी से पता होगा, कोसी का घटवार पात्र है। ये कहानी संग्रह शेखर जोशी द्वारा रचित। अन्य प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, शेखर जोशी द्वारा, तो पुरस्कार जो कहानी है, लेखक और पात्र बता देते। यहाँ पर बताया पुरस्कार के जो पात्र हैं, लेखक है जयशंकर प्रसाद हैं, अरुण मधुलिका, कौशल नरेश सेनापति। परिंदे में निर्मल वर्मा आ जाएंगे, लतिका डॉक्टर मुखर्जी करीमुद्दीन और गिरीश। और पिता में तो बस 1-2 पात्रों का ही उल्लेख लेखक वगैरह का ही किया है जो आपको अच्छे से पता है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद जोखू जंगी और ठाकुर हैं, उसने कहा था। लहना सिंह सूबेदार, निबोदा वजीरा सिंह और पिता ज्ञान रंजन पिता और पुत्र है, उनमें नाम नहीं आया है। 38 जिंदगी नामा उपन्यास है। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों और प्राणियों के जीवन का चित्रण है। महानगरवासी उच्च मध्यवर्ती व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। ये ऑप्शन तो गलत है, पर निश्चित हिंदी की पंजाबी प्रयोग आक्रांत कर दिया है। ये है विवाहता संतान उसकी स्वीकृति प्रश्न वर्णित है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर 1 और 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे कि जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15
वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीण जीवन का चित्रण है तथा परिनिष्ठित हिंदी की पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। जिंदगी नवा कृष्ण सोपती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी है तो इतिहास की बात जाननी हो तो वह वहाँ की दंतकथाओं, प्रचलित लोक उक्तियों तथा 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अत्यंत जाने की आवश्यकता नहीं है। 39 आपका बंटी उपन्यास का कथ्य तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। सही बात। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य नहीं होगा, राजनीतिक में प्रविष्टि मूल्यहीनता नहीं होगा, दाम्पत्य संबंधन का विघटन। 1 और 4 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इसमें जैसे सी ऑप्शन पे गए हैं तो और यहाँ पर बताया गया 1 और 4 पता ही चल गए कि आपका बंटी 1971 ईस्वी में अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मानविक चित्रण किया है। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज 1969 ईस्वी के बल पर अच्छी ख्याति अर्जित की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है। अतः आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प 1 और 4 सही है। 40वां देख लेते हैं। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। होरी, एक रामनगर वाली, दूसरी होरी मतलब सूची 1 का 2 के साथ चुनाव जीतने की 3 तरकीबें, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवाद वाली और तीसरी मैयापुर वाली। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई हो, तुम सबसे ताज़ी स्मृति हो। समूचा आर्यवत रक्त कदम से पिछल होने जा रहा है। तो यहाँ पर होरी, रूपन बाबू, लौरिक देव और शेखर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा चुनाव जीतने के 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नवोदय वाली और तीसरी मध्य। 1 का ए का यहाँ पर 2 होना चाहिए। एक का 2। छोटे बड़े भगवान घर से बनकर आते, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। यह होरी का कथन है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन से सबसे पहले ही आई या तुम सबसे ताज़ी स्मृति हो। यहाँ पर सी का 4 शेखर का हो जाएगा। ये कथन शेखर का है। और समूचा आर्यवत गंधर्व से पिछल होने जा रहा है, लौरिक देव है। ये 4 ऑप्शन हो गए यहाँ पर सही है, आपको पता होगा। रूपन बाबू, छोटे बड़े, होरी सबसे पहले, ताजी स्मृति, शेखर, समूचा आर्यवत, लौरिक। अब 41 नंबर पे आ जाते हैं हम। किस पे आ जाते? 41 पे आ जाते। इससे पहले हमने कर लिए 41 पे आ जाते हैं। कहाँ गया ये है? गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? बेलारी और सेमरी, मेरीगंज छैनी और गंगौली बिनी। बेलारी और सेमरी है तो 2 और 4 आ जाएगा। सिंपल सा गांव पे रखकर कथा वर्णित की गई, जबकि आधा गांव गाजीपुर जिले में सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किया है तथा मैला आंचल उपन्यास में बिहारी राज्य के पुलिया जिले मेरीगंज का कथा का वर्णन है। आधा गांव में गाजीपुर जिले में गंगोली, आधा गांव जो है उसका है। 42वां है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर से दौड़ा जा रहा है। आजकल आर्यवत की चाह रीतिकाल में भी कुछ बड़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? ये आपको पता होना चाहिए। ये कथन जो है बाबू गुलाब राय का है। जबकि नंद किशोर, नवल किशोर मुक्तिबोध मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं तथा मलयज मूलतः कवि हैं।
इसमें आलोचनात्मक निबंधों के 2 संग्रह, कविता में साक्षात्कार एवं संवाद एक लाभ प्रकाशित है। हिंदी निबंध साहित्य की वर्तमान स्थिति के लक्ष्य करते हुए बाबू गुलाब राय ने उपयुक्त कथन को कहा है। कौन सा कथन का है? जो हमने बताया था अभी, जो लास्ट वाला है कि आज के हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा, आज का आर्यवत की चाह रीतिकाल से कुछ और बड़ी चढ़ी है। ये कथन बाबू गुलाब राय का है भी, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 43 की तरफ। कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचित कहा जाता है? तो यहाँ पर इच्छा ज्ञान स्मृति, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा प्रतिभ्रांति क्रिया और इच्छा ज्ञान और क्रिया को कहा जाता। इच्छा ज्ञान क्रिया शिव की 3 शक्तियों को महाचित कहा जाता। तो महाचित किसे गाया? इच्छा है, ज्ञान है और क्रिया है। 44वां आंसर है कौन सा तत्सम शब्द है? अग्नि का आगोगा, तद्भव, आज्ञा, भ्राता का भाई, किसान का कृषक हो जाएगा। तो किसान तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है। तत्सम रूप कृषक होगा, जबकि अग्नि भ्राता एवं आज्ञा तत्सम शब्द हैं। 45 हो जाएगा सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। लाला मदन मोहन, राम किशनु बाबू, मंगल, जुबेर, मैला आंचल, गोदान, झूठा और परीक्षा गुरु। तो मंगल किसमें था? सोचिए। मैला आंचल, गोदान, झूठा, सच, उपन्यास आ गया, परीक्षा गुरु हो गया। तो बी का 4 होना चाहिए। तो बी का लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु में होंगे, रामकिशन बाबू मैला आंचल में, मंगल गोदान में है, मंगल जो है गोदान में आ गया है, और जुबेर झूठा सच में है। मंगल यहाँ पर गोदान में आएगा। किसमें? मंगल जो है गोदान में है। ये होरी का बेटा पोता है। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाट्य के रूप दिया है। इस आलोचक का है, नामवर सिंह का है। किसने? कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाट्य के रूप दिया है, नामवर सिंह बोलते हैं। कि अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इस विभिन्न दृष्टिकोण में देखा है, जो इस प्रकार। रामविलास शर्मा जी बोलते हैं, इसी अपराध भावना का अनुसंधान तथा अपरिचित जीवन की कविता का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरे में एक लंबे खंडों में कवि की समस्या है, समाज का उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर से दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। इंद्र नारायण मदान ने इसे आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। 47 निम्नलिखित में किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो जगदम्बा प्रसाद का नाम हितैषी है। जगदम्बा प्रसाद, विश्व जन्म 1895 से निधन 1957 ईस्वी का जन्म, मुरादाबाद उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका उपनाम हितैषी था। इनकी प्रमुख रचनाएं मातृगीता, कल्याणी, वैकाली, दर्शना आदि हैं। भारतीय हिंदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो यहाँ पर काशीनाथ खत्री, राधाचरण गोस्वामी। तो 2 और 4 ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। भारतीय हिंदी युग के प्रमुख निबंधकार काशी नारायण खत्री एवं राधाचरण गोस्वामी है। भारतीय हिंदी युग के अन्य निबंधकार हैं बद्री नारायण, प्रेमगण, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि। जबकि हिंदी के प्रथम संस्करणकार पद्म सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग सन 1929 में प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन है 49 में, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? तो यहाँ पर आधार और अधिरचना होगा, प्रतिनिधि पात्र होगा, वर्ग संघर्ष है, यांत्रिक भौतिकवाद नहीं होगा।
यांत्रिक भौतिकवाद तद मार्क्सवादी चिंतन का पक्ष में नहीं है, जबकि आधार और अधिरचना वर्ग संघर्ष और प्रतिनिपात्र मार्क्सवादी चिंतन का तत्व है। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। 50वां क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ज्ञान की उपेक्षा भक्ति सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी है। कलियुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। कलियुग में मनुष्य वर्ग धर्म और आश्रम का पालन करने वाले। कलियुग में लोग लोभ और स्वार्थ की वशीभूत होंगे। माता पिता तथा गुरु के अनादर करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऊपर हम देख लेते हैं। यहाँ पर 1 और 4 होगा कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड को ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ नायिका है तथा कलियुग लोक स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु के अनादर करेंगे। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते, अर्थात कथन ए और 4 दोनों सही है। रामविलास मानस को मानव समाज का दर्पण कहा जाता है। इसमें कुल 7 कांड है। इस प्रकार है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। 51 क्वेश्चन हो गए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। होलिका की सभा से हूँ, पंच परमेश्वर। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले पंच परमेश्वर, फिर बूढ़िका की, फिर आपका आएगा सभा से हूँ और अंत में प्रेरणा आ जाएगी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार देख लेते हैं। पंच परमेश्वर 1916, बूलिका की 1920, सवा शेर घू 1924, प्रेरणा प्रेमचंद की अन्य कहानियां, नामक का दरोगा, पूस की रात, शरदचंद्र के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, 2 बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन इत्यादि है। निम्नलिखित में कौन सी नंददास की कृति नहीं है? तो रूप रंजनी, ब्रह्मंजरी, मानव मंजरी है। कवि प्रिया नंददास की नहीं है। कवि प्रिया केशवदास की रचना है। इसका समय 1601। केशवदास की अन्य रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि। 53 क्वेश्चन है। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्य ऋण तथा सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? तो वो हिंदी में रखा जाता था। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्य ऋण का सरकारी हिसाब हिंदी भाषा में रखा जाता था। संस्कृति के 4 अध्याय में 4 भागों में रामधारी सिंह दिनकर को द्वारा लिखा गया। इस पर दिनकर ने सन 1959 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त किया है। 54 क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर आपको बता दे, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया, जो निम्न है: रस विलास, भाव विलास, भावना विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुजान, विनोद, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया, प्रपंच, राग विलास, रस विलास, राग रत्ना का, देवचरित, सुख सागर, तरंग, प्रेमचंद्रिका, देश शतक, प्रेम तरंग इत्यादि। 55 क्वेश्चन है। सहमति नहीं है, ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये प्रत्यय किस कविता की है? ये नक्सलवाड़ी कविता की है। नक्सलवाड़ी कविता जो है उसकी है। ऊपरी पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखित कविता नक्सलवाड़ी से है। धूमिल की प्रमुख कविताएं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और सांसन, लोहे का स्वाद आदि हैं। 56 को हो गया। निम्नलिखित में यह कथन इष्टाभ्यादय वक्रोक्ति रिष्टा बाचामलिकृता किसका ग्रंथ है? भामा का है। 57 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानी का सही अनुक्रम इंद्रजाल, आकाशदीप, गूदड़ सगाई, ग्राम। तो 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। 3 ग्राम, गूदड़, आकाशदीप, इंद्रजाल, इस तरह से आ जाएगा। 58 हो जाएगा। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भाव विदेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती है। उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया? ये लिया है एक लंबी कविता के अंत से लिया गया। ये मुक्तिबोध लंबी कविता का अंत से लिया गया है। ये प्रमुख कविता
और इससे अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पार्वती सुखदोई दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र हैं? रानीकेत की कहानी, वामा शिक्षक, देवरानी जेठानी कहानी के हैं। रानीकेत की कहानी ईशा खां है, वामा शिक्षक मुंशी ईश्वर प्रसाद कल्याकरण, भागवती सीताराम फिल्लौरी हैं। 60वां क्वेश्चन देख लेते मैं, नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन नश्वरता की बात की गई। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रत्यय और विषय की बात रेखांकित। स्त्री और जीवन को दुख में बीतता जा रहा है। स्त्री अपने आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी में नया सृजन करते। तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसमें बताया मीर नीर बड़ी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। स्त्री जीवन दुख से ही बीतता जा रहा है तथा स्त्री अपने आंसुओं के व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी में नया सृजन करती है। महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामादीप, शिका, सप्त वर्णा आदि। 61वां क्वेश्चन देखिए, मुर्धैया में नन हकू पांडे किस कला में कुशल थे? ढोलक वादन में। किसमें? ढोलक वादन में थे, ढोलक बजाते थे। और इसी तरह से 62वां क्वेश्चन देखिए, ईश्वर अंश जीव अम्बिनासी चेतन अमल सहन सुख राशि, पंक्तियाँ कौन सा दर्शन है? विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन है। और दर्शन और प्रवर्तक देख लीजिए, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद भेदाभेदवाद निम्बकाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी आ जाते हैं। इसी तरह से 63 क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यास को सही क्रम है, तो यहाँ पर आ जाता है सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पांडा, विश्रामपुर का संत। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा 3241। 64 क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। आषाढ़ का एक दिन, उसके बाद आ जाएगा लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, हानुश सबसे एंड में आएगा। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। और आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है। हानुश नाटक भीष्म सहानी का है। हानुश किसका है? भीष्म सहानी का नाटक है। 65वां क्वेश्चन जो है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलाट गई, राष्ट्रपति का आदेश, संसद राज्य भाषा समिति का सुझाव, राज्य भाषा अधिनियम संकल्प। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा राजभाषा अधिनियम आएगा, फिर संकल्प लिया जाएगा, राष्ट्रपति का आदेश आएगा, फिर संसद की राजभाषा समिति को सुझाव दिया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। राष्ट्रपति का आदेश, संसद राजभाषा समिति का राजभाषा का अधिनियम, संकल्प 1968। इस तरह से होगा। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर बीजे खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत दूरदर्शन के बारे में कौन सी विचार सही है? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ, गलत। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, सही बात है। यह विचार प्रधान नाटक है, सही। इसमें अंग्रेजी राज के भारत के विकास की बात की नहीं। दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ सही होगा कि भारत दूरदर्शन के बारे में सही विचार है कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक तथा विचार प्रधान नाटक है। भारत दूरदर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दूरदर्शन 1880 में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाट्य या रासक प्रधान नाटक है। इसमें कुल 6 अंक है। प्रथम स्थान बीवी, द्वितीय अंक, इस अंक में दीन भारत विलक विखल
बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित हो देते हैं। इस अंक में भारत दुर्दैव भारत की दुर्दशा को अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चौथा अंक, इस अंक में पुनः भारत के दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा का भी नष्ट करने की योजना बनाते हैं। पंचम अंक में, पांचवें अंक में सात सभ्य की कमेटी भारत दुर्दैव की भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। छठे अंक में भारत भागे मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता नाटक का प्रमुख उद्देश्य है तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना, एक दुर्दशा के कारणों का कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। खीर का प्रिय, आज पिंजर खोल दो, बीती विवाह, बड़ी जागरी, जागरण गीत है, स्त्री जागृति है, ये जो जमुना किसे कछार, पंथ पिते विवाही के उदार, और यह दार्शनिकता है। सामाजिक विसंगति, इस धारा से ही जग कई कम शाश्वत, इस जीवन का संगम। तो इसका होगा बीत कीर का प्रिय, बीज पिंजर खोल हेवटी चंपू, स्त्री जागृति है, बीती विवारी जागरी, जागरण गीत है, पनगढ़ डुबोरी था, ये जो जमुना के कछधार पटफाटे, सामाजिक विसंगति है, इस धारा से जग की क्रम शाश्वत, इस जीवन का संगम, दार्शनिकता है। 68 पे आ जाए ध्रुव सामनी के प्रतिपाद्य, स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करें, विश्व भर में सब काम सबके लिए है, प्रेम अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती, स्त्री उपहार में देने वाली वस्तु नहीं है जो पुरुष उसे अपनी पशु पर संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। 3 ऑप्शन। फिर 4 ऑप्शन हो जाता है स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय का स्वतंत्र है। ये 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। ध्रुव सामनी नाटक के पात्र हैं। स्त्री पात्र ध्रुव सामनी, मंदाकिनी, कोमा, पुरुष पात्र रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज, मिहिरदेव और पुरोहित प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक में ध्रुव सामनी प्रमुख पात्र जो नारी चिंतन के विषयों को समग्र रूप से प्रस्तुत करती है। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिला की समस्याओं को, समाज की महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर किया है। हमने 68 कर लिए हैं, अब 69 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल है? फारसी शामी भाषाओं में शामिल नहीं है, इस भाषाओं में शामिल नहीं है, तो फारसी शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपी भाषा परिवार विश्व में भाषाओं में सर्वप्रथम भाषा परिवार है, इसके बोलने वाली भाषा संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, इस भाषा परिवार प्रमुख है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली इत्यादि हैं, और फारसी शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। 70वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विचार में गांधीवादी दर्शन सहमत है? तो यहाँ पर आ जाते हैं साध्य की शुद्धता लेकिन साधना की अशुद्धता में है। गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। सत्य और अहिंसा है गांधी, मनुष्य की सार्थकता देने जानने नहीं करने में है, ये भी सही बात है। सादा जीवन और श्रम पर जोर, ये सही है। ये 4th ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। और इसके प्रमुख तत्व जो हैं आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व, ईश्वर इसके मूल हैं। सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम है। सादा जीवन, श्रम पर, सत्य और अहिंसा। 71वां क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो अमोड़ा जिले का उल्लेख मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का बहु प्रशंसित आत्मकथा है, इसकी रचना 1969 में किया था। यह 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं नील का निर्माण, फिर बसेरे सुदूर दश द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पर बच्चन सिंह की भारतीय साहित्य सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन है एसेशन के रूप में तथा दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में। अभिकथन ए जॉक डेरिडा का मानना था कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, तो और रीजन क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठक बहुलार्थी होता है। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें बता के जॉक डेरिडा का मानना कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलाई होता है। यह विकथन ए के संबंध में आर सही है तथा ए आर सही की व्याख्या है। जॉक डेरिडा विखंड
धनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जॉक देरिदा का जन्म 1923 में अल्जीरिया में हुआ था। इनके गुरु फूको अल्थ्यूरस थे। ऑफ प्रोमेटोकोलॉजी और राइट एंड डिफेंस इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। पास द मान विखंडिततावाद का प्रबल समर्थक माने जाते हैं। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ऐसे ही अबुई नशे जैसे चौखट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र में इस काव्यात्मक संवाद को कहलाया? तो ये ऑप्शन ए और डी दोनों होगा। जाना धर्म बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ए ऐसी अपुति न कीजिए चौपट राज। काव्यात्मक संवाद महंत एक गुरु दोनों का है जो अंधेरी नगरी नाटक में उद्धृत है। यहाँ पर ए और डी दोनों ऑप्शन आ चाहिए, गुरु भी और महंत भी। गुरु और महंत एक ही बात है। अंधेर नगरी नाटक उद्धृत। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1821 में रचित एक प्रसन्न ने इस राजा की मूर्खता अन्याय और अंधेर गर्दी का व्यंग्य किया। अंधेर नगरी नाटक में महेंद्र गोवर्धन राजा मंत्री का प्रमुख केंद्रीय पात्र है। अंधेरे नगरी का जिसमें दृश्यों का नाम से संबोधित किया गया है। 74 निम्नलिखित वाक्य में किस कहानी से लिया गया है? खून की वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया के सबसे अनमोल चीज है। तो दुनिया की सबसे अनमोल रत्न कहानी में हमने करी हुई है। हमारी कहानी जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारी कहानियों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उपन्यास की भी प्रतिपाद्य पात्र की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसी तरह से आप हमारी प्लेलिस्ट कविता की सबकी देख सकते हैं। ये कानपुर की एक उर्दू पत्रिका ज़माना में 1907 में एक कहानी प्रकाशित हुई थी। इस शोज़े पदन प्रेमचंद की कहानी संग्रह में भी संकलित की गई थी। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो कि अपनी प्रेमिका को अपने रूप में रंग नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कहानी के पात्र हैं दिलफिगार, पुरुष पात्र है कहानी का मुख्य पात्र जो कि दिलफरेब से बेपरवाह होकर प्रेम करता है। वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दिलफरेब नारी पात्र एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी के मुख्य नारी पात्र है। अब हम 75 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंधा युग के संबंध में कौन सी विचार सही है? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। 18 दिन की कथा अंधा युग। आधुनिक भावबोध को रूप ईद करने वाले नाटकों में अंधायुग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद अंतर्द्वंद विकराल रूप में मौजूद अंधायुग में आधुनिक त्रासदी के व्यक्त नहीं करता है। 2 और 4 ऑप्शन यहाँ पर सही जाएंगे। 2 और 3, 1 और 4 नहीं जाएंगे। आधुनिक भावबोध को रूपित करने वाले नाटकों में अंधायुग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप से मौजूद है। दोनों का तो अंधायुग के संबंध में है। अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इसमें गीति नाट्य का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसका कथानक जो महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं का मानवीय महत्वाकांक्षाओं का प्रस्तुत किया है। प्रमुख पात्र हैं जैसे अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, वर्मा, संजय, विद्याचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा, भिखारी, प्रहरी, बलराम, कृष्ण इत्यादि। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता से आया है। यह शब्द यूनानी भाषा के अनग्नोरिसिस का हिंदी अनुवाद है। एनेग्नोरिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखान के अंतर्गत कथानक के पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। तो अभिज्ञान का अर्थ कथानक से है। 77वां क्वेश्चन देखिए। कमलेश्वर में नई कहानी के बारे में क्या कहा है? नई कहानी की आग्रह की कहानी नहीं है। उसमें विविध स्तरों पर आज के यथार्थ के ही पकड़ने में चेष्टा है। इसके केंद्रीय पात्र और जीवन के बहन करने वाला व्यक्ति के मन और राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पर आएगा नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है।
और इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, उसमें केंद्रीय पात्र है जीवन में बहन करने वाला व्यक्ति नहीं। ये 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। कमलेश्वर नई कहानी के संदर्भ में कथन है कि नई कहानी आग्रह की कहानी है तथा इसमें केंद्रीय पात्र जीवन बहन करने वाला व्यक्ति है। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार से सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नई कहानी का जन्म 1956 ईस्वी में माना जाता है। नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश कमलेश्वर माने जाते हैं। नई कहानी के भोगी यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला गया। पूर्ववर्ती कहानियाँ पूर्वाग्रह से युक्त हैं, लेकिन नई कहानियाँ किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से मुक्त हैं। नई कहानी पर सात्र की अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखाई देता है। 78 देखिए, जन्म के अनुसार निम्नलिखित रचना का सही क्रम है। रामदस मिश्र, विवेक राय, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो यहाँ पर आएंगे बाल मुकुंद गुप्त, फिर अध्यापक पूर्ण सिंह, फिर आ जाएंगे रामदस मिश्र, फिर विवेक राय, अंत में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इनका बाल मुकुंद गुप्त 1865, अध्यापक पूर्ण सिंह 1881, रामदस मिश्र 1924, विवेक राय 1924। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। तो सिद्ध साहित्य में सहज मार्ग से जीव की महासुखों की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों के में पंच चमकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्म प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति की युगल रूप से उपासना की जाती है। सिद्धों के चरम विषय सबसे पहले जानकारी ज्योतिषीश्वर की ठाकुर की रचना वर्णनकार में मिलती है। सिद्ध साहित्य की विशेषता है जीवन की सहजता और स्वाभाविकता का दृढ़ विश्वास, गुरु की महिमा का प्रतिपादन, ब्रह्मांडाकरों का पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति, जनभाषा का प्रयोग। 80वां है, निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल है। केशवदास की काव्यात्मकता, गुप्त की कला, सत्येंद्र और कृष्ण शंकर शुक्ल, और अगला है प्रसाद की काव्यात्मकता और पद्माकर की काव्य साधना। तो इसमें ऑप्शन में आप देख सकते हैं केशव की काव्यात्मकता कृष्ण शंकर शुक्ल की है, गुप्त की कला सत्येंद्र की है, पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद सिंह की, प्रसाद की काव्य साधना राम नाथ लाल सुमन की है। 81 क्वेश्चन पे आ जाइए। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि, दलित जीवन की कथा है, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थी की समस्या है। ये नहीं होंगे, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देखिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। लहन सिंह, पीर बख्श, लतिका, शामनाथ, चीफ की दावत, परिंदे, पर्दा, उसने कहा था। तो लहन सिंह जो होगा, लहना सिंह, उसने कहा था, और परिंदे लतिका का हो जाएगा। शामनाथ सिंह, चीफ की दावत, पीर बख्श कहाँ गया, पर्दा का, पीर बख्श पर्दा का आ जाएगा। ठीक है, परिंदे का आपको मैंने बता दिया था, ये ऑप्शन आ जाएगा। पीर बख्श पर्दा का यशपाल की है, लहना सिंह उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, और परिंदे निर्मल वर्मा की लतिका, शामनाथ चीफ किताब भीष्म साहनी। 83 क्वेश्चन देखिए। बकरी नाटक में संबंधित सही तथ्य कौन सा है? स्वतंत्रता हिंदी व्यंग्य नाटकों सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण भूमिका सही है। इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसमें गीत साधारण कोटि के, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये 1 और 4 ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे कि बकरी नाटक स्वतंत्रता हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग और कैसी शैली है, नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों कथन बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य हैं। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार थे। कैसे हैं? जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबाद हैं। इनके 3 नाटक बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। बकरी नाटक 1975 में आपातकालीन में 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। इसमें 2 अंक है और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीति, व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है।
अंधा युग में यूसुफ की चिंता क्या है? उसकी चिंता है कि मानव भविष्य की रक्षा करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आएगा कि मानव भविष्य की रक्षा करना। अंधा युग नाटक डॉक्टर ढंबवीर भारती का है। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण किया गया। इसमें पात्र महाभारत कालीन के कृष्ण, अश्वत्थामा, यूसुफ, संजय, गांधारी, कृपाचार्य आदि पात्र महाभारत से ही लिए गए। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं पाती? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजना, उक्ति, व्यक्ति, संध्या भाषा नहीं पाई जाती। घनानंद की कविता में संध्या भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम तथा विरह वर्णन की सर्वोपरि विशेषता पाई जाती। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजता, उक्ति, व्यक्ति की विशेषता पाई जाती। घनानंद की कविता में एक ऐसी विशेषता घनानंद द्वारा उपयुक्त मिलती है। 87 देख लीजिए। कविता मनुष्य हृदय के शुद्ध करती है। कथन है मनुष्य हृदय की प्रकृति अवस्था कविता से संभव है। तो इसमें ये बताया है कि दोनों कथन जो हैं दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं। अरे यायावर याद रहेगा, याद में सम्मिलित है। तो ये बहता पानी निर्मला और माछुली। अरे यायावर याद रहेगा वृत्तांत है जिसके लेखक सच्चिदानंद हिरण्यवासन यज्ञ है। इसके अंतर्गत सम्मिलित यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित है। परशुराम से तुर्खराम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल से, मौत की घाटी में, एलुला, माछुली, बहता पानी निर्मला, ये सारी हैं। 88 निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। उदिता, चांद का मुंह टेढ़ा है, चिंता, संसद से सड़क तक। तो 3241 आ जाएगा। 321। निम्नलिखित में कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? महमूद है, मोहसिन है, महमूद मोहसिन है। जुम्मन शेख 1 और 3 नहीं है, तो 1 और 3 बी ऑप्शन आ जाएगा। ना जुम्मन शेख पंचमेश्वर कहानी का पात्र है। नागमती वियोग खंड में सम्मिलित सही तथ्य यह 12 मासा शैली में लिखा गया। सही है। नागमती के आंसू की सारी दृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, तो ये सही होंगे। 1 और 4 है। तो इसमें बताया मलिक मोहम्मद जायसी कृत वत महाकाव्य में नागवती के विरह स्निग्ध हृदय के विग्ध हृदय की संवेदनशील की उत्कट देखने को मिलता है। नागवती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं की मुखरित होने लगती है। नागवती वियोग में खंड में 12 मासा वर्णन के साथ नागवती के आंसू की सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है। अब ये आपके 90 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कर लिए। अब यहाँ पर हमारा पैसेज आ जाता है 5 नंबर का, वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, यदि किसी देश का ब्रह्मा रूप सम्मान योग्य तथा सुंदर नहीं बन सका है तो समझना चाहिए कि उस राष्ट्र की आत्मा एक उच्च जगत का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुआ है, अर्थात वहाँ सच्चे साहित्य के निर्माण का श्री क्लेश नहीं हुआ है। साहित्य में मनुष्य के भीतर से सुसंस्कृत और उन्नत बनता है और तभी उसकी बाह्य रूप भी साफ और स्वस्थ दिखाई देता है, और साथ ही ब्रह्मा बाह्य रूप से साफ और स्वस्थ होने से आंतरिक स्वास्थ्य का भी आरंभ होता है। दोनों बातें अन्योश्रित हैं। जबकि हमारे देश में नाना भांति के कुसंस्कार और गंदगी वर्तमान है, जबकि हमारे समाज का आधा अंग पर्दे में ढका हुआ है। दूसरा, हमारी 90% जनता अज्ञान के मलबे के नीचे दबी हुई है। तब हमें मानना चाहिए कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ दे रहे हैं उसमें कहीं बड़ी भारी कमी रह गई है। हमारा भीतर और बाहर अब भी साफ स्वस्थ नहीं है। साहित्य की साधना तब तक बनते ही रहेगी जब तक हम पाठकों से एक आदमी
आकांक्षा जागृत न कर दें, जो सारे मानव समाज के भीतर और बाहर सुंदर तथा सम्मान योग्य देखने के लिए तथा व्याकुल रखे। अगर ये आकांक्षा जागृत हो सके तो उसमें प्रत्येक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन सामग्रियों को जरूर संग्रह कर लेगा जो उन इच्छा की पूर्ति के सहायक है। अगर यह आकांक्षा जागृत नहीं हुई तो कितनी भी विद्या क्यों न पड़ी हो, वह एक जंजाल मात्र सिद्ध होगी और दुनियादारी की चालाकी को ढकोसला ही बनी रहेगी। साहित्यिक निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा, वह स्वयं अपने रास्ता खोज निकालेगा। साधन की अल्पता से कोई महती इस अच्छा आज तक नहीं रुकी है, भूख होनी चाहिए। इसी तरह से अगला जो इसके आंसर है 91 से हम देख लेते हैं। हमारा वर्तमान साहित्य है, तो इसका ऑप्शन होगा सामाजिक दायित्वों के पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, ये जाएगा। हमारा साहित्य सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, क्योंकि वह साहित्य के नाम पर कुछ कर रहे हैं और कुछ कर दे रहे हैं। कहीं बड़ी भारी कमी रह गई है, हमारा भीतर और बाहर सभी साफ स्वच्छ नहीं है। सामाजिक दायित्वों के पूर्ण करने के लिए दुनियादारी और चालाकी का ढकोसला छोड़ना है। अब इसी तरह 92 है, किसी देश और उनके नागरिकों उसके नागरिकों का चरित्र निर्माण तभी संभव है जब उसमें सत्साहित्य है, कि देश में सत्साहित्य हो, क्योंकि साहित्य मनुष्य के भीतर से सुसंस्कृत और उन्नत बनाता है। और 93 क्वेश्चन है, अदम्य आकांक्षा के भीतर है। अदम्य आकांक्षा के भीतर क्या विद्या व्यर्थ और साहित्यिक निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव है? वो संभव नहीं है, क्योंकि साहित्य की साधना तब तक बंधन नहीं रहेगी तब तक पाठकों में एक ऐसी आदरणीय आकांक्षा जागृत न कर दे। 94 है, इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योषित बातों का मूल है, तो इसमें मूल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सी, मनुष्य के अंतर्गत संस्कार और निस्वार्थ के साहित्यतर साधन आवश्यक हैं। इसका 1 आएगा, साहित्य द्वारा दूसरे के उक्त बनाता है। 94 का 1 अब आ जाएगा 95, सत्य साधना की अनुवर्तता का कारण है। देश में पहले 95 का ए, और इसी तरह से 96 का हम बता देते हैं, यहाँ पर डी जाएगा, क्योंकि आप लोग देख लीजिए 97 का बी, 98 का बी, 99 का ए, 99 का बी और 100 का ए। तो इसी तरह से बच्चों हम अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।